सारी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे सीनियर डीपीओ साहब और सीनियर डीएफएम साहब आपको विस्तार से बताएंगे। योजनाओं के तहत क्या लाभांश मिलेगा, क्या लोगों का लाभ, कैसे लाभान्वित होंगे और इसका क्या असर होगा केंद्रीय बजट वगैरह पर, उसके बारे में विस्तार से सीनियर डीपीओ साहब और सीनियर डीएफएम साहब चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा यूपीएस पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया गया है। इसके पहले 2004 के बाद जो भी लोग रिक्रूट होते थे केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय कर्मचारी, उन लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन दिया जाता था, जिसमें कि कोई भी तरह की गारंटी नहीं थी कि मिनिमम पेंशन कितना बनेगा, जिसके कारण से कई लोगों में के मन में एक संशय रहता था कि मेरे रिटायरमेंट पे पेंशन कितना आएगा। तो उस संशय को हटाने के लिए यूपीएस स्कीम में एक मेजर फीचर है कि गारंटीड पेंशन है रिटायरमेंट के समय। लास्ट 12 महीने की जो सैलरी है प्लस डीए उसमें जो मिलता है उसका एवरेज आउट किया जाएगा और उसका 50% वो गारंटीड पेंशन होगा। इससे जो सबसे बड़ा लोगों के मन में जो डाउट रहता था कि मेरा पेंशन कितना बनेगा, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी गारंटी है, मिनिमम पेंशन अश्योर्ड है इस योजना में। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि मिनिमम 10,000 पेंशन, अगर किसी का 10 साल की नौकरी हो जाती है तो मिनिमम पेंशन इसमें अश्योर्ड है 10,000। और तीसरा डिफरेंस इसमें यह है कि फैमिली पेंशन, अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो पुरानी योजनाओं में 50% जो पेंशन था वो मिलता था फैमिली पेंशन, जो बढ़ा के अभी 60% कर दिया है। तो ये सब इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं एनपीएस से और ओपीएस से। इसका सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस मुझे ये लगता है अश्योर्ड पेंशन है, क्योंकि एनपीएस में नहीं। चक्रधरपुर डिवीज़न के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी देता हूँ कि हमारे डिवीज़न में करीब 23,500 कर्मचारी अभी हैं, जिसमें 15,408 अभी एनपीएस धारक हैं। जो भी एनपीएस धारक हैं ये सारे यूपीएस स्कीम में कन्वर्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे और इनको चॉइस खुद का भरना है। जो 1 अप्रैल 2025 शायद डेट है, उसके आसपास जो ये विंडो खोला जाएगा, उस समय अपना चॉइस भर सकते हैं। और जो ये चॉइस है ये वन टाइम चॉइस है, एक ही बार इसको डिसाइड करना है कि वो एनपीएस एम्प्लॉय सर 23,500 बताया ना, टोटल एम्प्लॉय 23,500, जिसमें 15,408 एनपीएस धारक। ये सारे लोग एलिजिबल हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए, इनको ऑप्शन दिया जाएगा भरने के लिए। और जो लोग भी यूपीएस ऑप्ट करते हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन चॉइस अंततः एम्प्लॉय का ही है, वो जैसा चाहे वैसा अपना पेंशन स्कीम बना सकता है, चूज़ कर सकता है। यदि आपको सवाल हो तो सीनियर डीएफएम सीके लागू सर कब से होगा स्कीम लागू कब से? ये स्कीम जो है अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1/4/2025 से लागू होगी, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद देखिए बहुत सारे मॉडलिटीज़ को भी फिक्स करना पड़ता है। जो अभी एनपीएस स्कीम में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी से और 14% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। पर जो अब नई स्कीम आ रही है यूपीएस, उसमें गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज़ करके 18% कर दिया गया है, 18.5। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो मॉडलिटीज़ हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो सारा फिक्स करने के लिए, प्लस जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने जैसा अनाउंस किया है कि उन एम्प्लॉयज़ को भी ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही उनको एरियर पेमेंट्स भी मिलेंगे पीपीएफ के रेट पे। तो वो सारी मॉडलिटीज़ को फाइनलाइज करने के लिए क्या इसका कोई समय सीमा है सर, जो कितने दिन पहले रिटायर हुए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जो भी एनपीएस स्कीम से रिटायर हुए हैं वो सब यूपीएस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कभी रिटायर हुए? 2004 के बाद जो भी रिटायर हुए। अभी जो अनाउंसमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वन टाइम स्विच होगा। इसका जो मेन कंसर्न था एनपीएस स्कीम आने के बाद वो ये था कि उन्हें एश्योरेंस नहीं था कि जो पेंशन उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा वो कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में वो एश्योरेंस जो है वो 50% दे दिया गया है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता ही मिलता है। इसके अलावा एनपीएस स्कीम में
एक लिमिटेशन था कि फैमिली पेंशन जो है वो नहीं था। इसमें 60% ऑफ दी पेंशन है उसको फैमिली पेंशन का प्रोविज़न भी रखा गया है। इसके साथ ही एक मेजर ड्रॉबैक जो एनपीएस स्कीम में था वो ये था कि जिन लोगों का सर्विस शॉर्ट ड्यूरेशन का है, यानी कि जो लोग अपना 25 या 30 इयर्स का सर्विस कंप्लीट नहीं करते हैं, उनका जो कॉर्पस बनता था वो बहुत छोटा बनता था, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है। तो ऐसे लोग जो 5 साल 10 साल या 15 साल में रिटायर करते थे उनका कॉर्पस छोटा होता था, इस वजह से उनका पेंशन का पोर्शन भी बहुत छोटा होता था। बट इस पर्टिकुलर स्कीम में एक मिनिमम पेंशन अश्योर किया गया है। अगर आप मिनिमम 10 इयर्स का सर्विस कंप्लीट करते हैं या 25 का करते हैं तो प्रो रेटा बेसिस पे वो पेंशन अश्योर्ड मिलेगा। तो ये फीचर्स जो हैं इस यूपीएस स्कीम में एनपीएस के मुकाबले अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन विभाग को कल हम लोगों ने एक फील्ड सर्वे करवाया था अपने कल्याण निरीक्षकों के द्वारा, तो जनरली काफ़ी पॉजिटिव इसका फीडबैक मिल रहा है। लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और जानकारी चाहते हैं, और हम लोग को जैसे इसकी मॉडलिटीज़ मिल जाएंगी हम लोग जानकारियों से अपने कर्मचारियों से सारा साझा कर देंगे। और जनरल फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि उन सबको पता चला है कि उनके रिटायरमेंट के समय मिनिमम इतना पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। एक एश्योर्ड पेंशन है। एश्योर्ड पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था, एनपीएस में नहीं था, अब वो हो गया है। इससे कर्मचारी, सारे कर्मचारी काफ़ी खुश हैं। एक चीज़ इसमें निकल के ये आ रही थी सर कि जो 10% जो कटिंग हो रहा है उसको लेकर जो है कर्मचारी जो है उससे थोड़े से जो है सेटबैक है कि ये 10% कट रहा है। देखिए, पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में 10% नहीं कटता था जी। और एक डिमांड थी, कई तबकों से डिमांड थी कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाएगा। जी। सरकार ने एक सारे स्कीम्स का जो बेस्ट पार्ट्स है उसको लेके यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाया है, जिसमें 10% डिडक्शन तो है, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान देने की बात है कि पिछले एनपीएस में गवर्नमेंट जो है 14% देती थी। जैसे एम्प्लॉई अगर मान लीजिए 1 लाख कमा रहा है जी। तो एम्प्लॉई 10,000 रुपये डालता था, जी। सरकार 14,000 रुपये डालती थी। जी। अभी सरकार 18,500 रुपये डालेगी हर एम्प्लॉई। जी। मतलब हर एम्प्लॉई पे सरकार 4.5% एक्स्ट्रा यूपीएस में डालेगी, जी। पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। 4.5% ज़्यादा। जी। तो ये जो 4.5% ज़्यादा है, अकेले चक्रधरपुर डिवीज़न में हमने कैलकुलेट किया है, जी। हर महीने हम करीब 3,49,15,592 रुपये जी। एक महीने का मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पेंशन फंड में डालेंगे एम्प्लॉइज़ के लिए। ये पहले से अब ज़्यादा होगा। पहले से ज़्यादा, ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ। जी। हम लोग पहले करीब 10 करोड़ पर महीने डालते थे, अब वो बढ़ के 14 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। ये एडिशनल सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट अपना खर्चा कर रही है, पे कर पे कर रही है। तो एम्प्लॉइज़ को ये बताया जा रहा है कि भले ही आपका 10% कंट्रीब्यूशन आप ही के पेंशन के लिए रखा जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपने एंड से 4.5% और ज़्यादा दे रही है ताकि आपको अश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिल सके, जो कि एक अच्छा खासा व्यय है। हमारे अकेले डिवीज़न में 3.5 करोड़ करीब पर महीने का खर्चा किया है। महंगाई, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग एक कॉन्सेप्ट है कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है देश में, उसी हिसाब से ये पेंशन का कॉर्पस या पेंशन में जो रिटर्न्स है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब आपका पेंशन जो है एडजस्ट हो जाएगा महंगाई के हिसाब से। ये साइंटिफिकली एडजस्ट किया जाता है, एक पैरामीटर होता है जी। उसके हिसाब से आपका पेंशन महंगाई के हिसाब से एडजस्टेड रहेगा। ये भी इसमें इनबिल्ट फीचर है। अच्छा, ये आने वाले समय में ये फ्लेक्सिबल भी होगा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इसमें जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 18.5% वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का इंक्रीज होगा, इसलिए ये एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्कीम है। अच्छा, ये एक पॉइंट है इसमें, जी। ये अच्छा है। ये जो बैक का था एनपीएस को लेकर वो काफ़ी हद तक खत्म होने की संभावना है, खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि ये सर बहुत ही जो है प्रीमेच्योर टाइम है कि अभी जस्ट ये अनाउंस हुआ है, तो आने वाले समय में कोई सेमिनार वगैरह भी आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि कर्मचारियों को ये जानकारी जो है वो तो हाँ कर्मचारी के लिए किया जाएगा, लेकिन फील्ड में उनको क्योंकि बहुत सारा हम लोग जैसे जितने भी कर्मचारी से बात की है ये पता चला कि उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो स्विच करें नहीं करें, करने से उनको क्या दिक्कतें होंगी, करने से क्या फ़ायदे होंगे। ये अगर एक सेमिनार आप लोग ऑर्गेनाइज करें पार्ट के बाद, जैसा बताया गया कि फील्ड सर्वे किया गया, फील्ड सर्वे के समय काफ़ी बातें आई हैं, काम सभी कर्मचारियों को बताया गया स्कीम के बारे में। अब ये स्कीम जस्ट लॉन्च हुआ है और उसे सभी को सारी जानकारी नहीं हुई कर्मचारियों को, तो हम लोग धीरे से सेमिनार आयोजित करके उनकी समस्याओं को दूर करने का